नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास का लेक्चर नंबर हम 5 पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम होगा उत्तर मुगल शासक। अर्थात 1707 ईस्वी में बच्चों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक आए वो दुर्बल और कमज़ोर शासक थे। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर को नाम देंगे हम उत्तर मुगल शासक। ठीक, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं बच्चों? यूरोपीय कंपनियां भारत में आ चुकी हैं, वो आपने अच्छे से अध्ययन कर लिया है। जिसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज ये दो बहुत बड़े कॉम्पिटिटर थे। इनके बीच में संघर्ष होता है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में संघर्ष होता है, इसलिए इस संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया है। इसके अंदर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में 3 युद्ध लड़े गए थे, आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम उत्तर मुगल काल पढ़ेंगे। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे बंगाल के नवाब जब आप पढ़ेंगे देखेंगे बंगाल पर अधिकार कर लिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। वो जब अधिकार किया गया तो आपको बंगाल के नवाबों के बारे में भी पढ़ना है। बंगाल के नवाब आए कहाँ से थे, कैसे वो मुग़लों के सूबेदार थे, किस मुग़ल शासक के सूबेदार थे, ये सब बातें तभी समझ में आ पाएंगी जब आप उत्तर मुग़ल काल पढ़ेंगे। इसके अलावा परीक्षा की दृष्टि से भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, उत्तर मुग़ल काल किसको हम कह रहे हैं? अंग्रेजों औरंगजेब के बाद जो मुग़ल शासक आए उनको हम उत्तर मुग़ल शासक कह रहे हैं, जिसमें बहादुर शाह प्रथम से शुरुआत होती है और बहादुर शाह द्वितीय से ये समाप्ति होती है। इनमें से सभी शासकों के बारे में नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा और बाकियों के बारे में भी एक एक लाइन बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूँगा कि भैया ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम से शुरुआत करेंगे। बच्चों आपको मालूम है 1707 ईस्वी में जो औरंगजेब है इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहाँ होती है? अहमदनगर। बहुत सारे बच्चे थे औरंगजेब के, लेकिन 3 बच्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं, मुअज्जम, आजम शाह और कामबख्श। ये देखिए तस्वीर में, ये मुअज्जम है, ये आजम शाह है और ये कामबख्श है। नहीं दिखाई दे रहा तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए, ये 3 इसके बेटे हैं। ठीक, अब इन तीनों में उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ जाता है। तीनों को लेकर उत्तराधिकार को लेकर युद्ध छिड़ जाता है। इसमें जीत किसकी हुई थी? मुअज्जम की जीत हुई थी और मुअज्जम आगे गद्दी पर बैठा। और मुअज्जम ही किस नाम से गद्दी पर बैठा? बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। इस मुअज्जम की हेल्प सिख धर्म के 10वें गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने भी हेल्प की थी। ठीक, मुअज्जम ने 18 जून 1707 ईस्वी में जजाऊ का एक युद्ध हुआ था, इसमें आज़म शाह को पराजित कर दिया था। जजाऊ के युद्ध में आज़म शाह को पराजित किसने किया था? मुअज्जम ने पराजित किया था, अर्थात बहादुर शाह प्रथम ने पराजित किया था। इसके अलावा बीजापुर का युद्ध हुआ था 1709 ईस्वी में, इसमें कामबख्श को पराजित कर दिया। पहले आजम को पराजित किया, फिर कामबख्श को पराजित कर दिया। ठीक, और इस युद्ध में कामबख्श घायल भी हो गया था, उसके अगले दिन मृत्यु भी हो गई थी। तब इसके अलावा कोई कॉम्पिटिटर बचा नहीं अच्छा, तो अब मुअज्जम बहादुर शाह नाम से गद्दी पर बैठता है। तो ये शासक बनता है उत्तर मुग़ल शासकों का पहला शासक कह सकते हैं, या औरंगजेब के बाद जो शासक बना ये पहला शासक था। आप जानते हैं औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था तब तक रूल किया। इसके अलावा जो उसके बच्चे थे वो भी बूढ़े हो गए थे। जब 1707 में बहादुर शाह गद्दी पर बैठा उस समय वो खुद 63 वर्ष की आयु का हो गया था। 63 वर्ष की आयु में वो गद्दी पर बैठा। ठीक, तो बहुत मतलब जितने भी शासक थे आप जोड़ के देखेंगे सबसे अधिक उम्र में जो गद्दी पर बैठने वाला शासक है बहादुर शाह ही है। इसको शाह ए बेखबर भी कहते हैं, द हेडलेस किंग इसको कहते हैं बच्चों, कि मतलब कोई नेतृत्व ही नहीं था इसका। ऐसा नहीं था कि अकबर की तरह, औरंगजेब की तरह ये भी एक लीडर हो। ऐसा लीडर नहीं था कि जो नेतृत्व कर सके मुग़ल साम्राज्य का, नहीं। तो मैंने बताया ये सब दुर्बल शासक ही थे, इसलिए इसे शाह ए बेखबर कहा जाता है या हेडलेस किंग भी कहा जाता है। आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी के जो पोते थे शाहू जी, इनको कैद कर लिया था औरंगजेब ने, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह ने इनको छोड़ दिया था। बहादुर शाह ने इनको छोड़ दिया था। अब ये शाहू जी का क्या हुआ ये आप पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य में आगे चलकर। ठीक है, इसके अलावा 1712 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह प्रथम की। इसके 4 बेटे होते हैं बच्चों, जहांदर शाह, अजीमुश शान, रफ़ीउस शान, जहान शाह। तो इनके बीच में भी
संघर्ष होता है उत्तराधिकार को लेकर। लेकिन आगे जो शासक बनता है जहांदर शाह बनता है। शासक कौन बनता है? जहांदर शाह बनता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहादुर शाह प्रथम के ही टाइम पीरियड पर जब ये मरा था, इससे एक वर्ष पहले 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि मंडल इसके दरबार में आया था। किसके नेतृत्व में? जोशुआ केटलार के नेतृत्व में इसके दरबार में एक प्रतिनिधि मंडल आया था। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप। इसके अलावा बच्चों ओवन सिडनी एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है बहादुर शाह के बारे में कि भैया बहादुर शाह मुग़ल शासकों में वो अंतिम शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छा शब्द लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद के जो मुग़ल शासक हैं उनके बारे में कुछ लिखने लायक है ही नहीं, नॉर्मल से शासक थे। अब उसके बाद गद्दी पर बैठता है बच्चों जहांदर शाह गद्दी पर बैठता है। ये बहुत ही दुर्बल शासक है, इसके बारे में कुछ भी ना पढ़ा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं कि वो पढ़नी पड़ रही हैं हमको। जैसे इसने अपना पूरा जीवन एक वैश्या के पीछे लगा दिया। इस वैश्या का नाम था लाल कुंवर। ये लाल कुंवर वैश्या है, इसके पीछे इसने अपना पूरा जो है साम्राज्य, अपना जीवन खराब कर दिया। और लाल कुंवर का भी हस्तक्षेप इसके साम्राज्य में था। इसको लंपट मूर्ख शासक कहा जाता था। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख शासक कहा जाता था। लंपट मूर्ख शासक किसको कहा जाता था? जहांदर शाह को कहा जाता था। इसके काल में साम्राज्य का जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से, एक वजीर था जुल्फ़िकार, उसके हाथों में था। जुल्फ़िकार का नाम याद रखेंगे। जुल्फ़िकार के हाथों में इसका पूरा साम्राज्य था, क्योंकि ये तो लाल कुंवर के पीछे पड़ा रहता था। साम्राज्य को देखने के लिए कोई तो होना चाहिए। इसका वजीर ही था जुल्फ़िकार, वो इसका साम्राज्य संभाल रहा था। लेकिन इसका भतीजा था, जहांदर शाह का एक भतीजा था फारूक शीर। फारूक शीर किसका भतीजा था? जहांदर शाह का भतीजा था। इसको समझ में आ गया कि भैया जो चाचा जान है वो लाल कुंवर के चक्कर में पड़े हैं, इनका साम्राज्य हम छीन लेते हैं। तो फारूक शीर ने तुरंत हेल्प ली सैयद बंधुओं की। ये सैयद बंधु हैं, दो भाई हैं। इनका नाम है अब्दुल्ला खान सैयद और हुसैन अली खान सैयद। ये दोनों भाई हैं। ये किंग मेकर के नाम से जाने गए, किंग मेकर, क्योंकि राजा को गद्दी पर बैठाने का काम इन्होंने किया था। तो फारूक शीर ने सैयद बंधुओं की सहायता ली और इसकी मदद से खुद सिंहासन पर कब्जा कर लिया और बाद में अपने चाचा जहांदर शाह की हत्या करवा दी। तो अब इसके बाद गद्दी पर बैठेगा कौन? फारूक शीर। आगे बढ़ने से पहले बता दो बच्चों, क्लास नोट्स जिसको चाहिए वो श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अभी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो उसमें मैं आपको बता दूं, श्री लिखना है SHRI। भाई कई बच्चे कह रहे थे श्री एजुकेशन लिखने पर बहुत सारे वहाँ पर एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो ये स्पेलिंग लिखेंगे SHRI एजुकेशन। लोगो बना होगा जिसमें हिंदी में ऊपर श्री लिखा है, नीचे एजुकेशन इंग्लिश में लिखा है। ठीक, तो वो हमारा एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके वहाँ पर आपको क्लास नोट्स मिल जाएंगे। ये स्टोर सेक्शन में जाएंगे, रजिस्टर करने के बाद बहुत सारे क्लास नोट्स हैं, कंप्यूटर द्वारा लिखवाए हैं मैंने, ठीक है, टाइप करवा के लिखवाए हैं, ऐसे हैंड रिटन नहीं है, कंप्यूटर से लिखवा दे, बहुत ही अच्छे हैं, वो आप ले सकते हैं, तैयारी अच्छी हो जाएगी। वीडियो लेक्चर पढ़िए, बस इससे रिवीजन कर लीजिए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब बच्चों आ गया है फारूक शीर। ये है बहादुर शाह प्रथम के बाद, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। फारूक शीर 1713 से 1719 ईस्वी में। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी यही है कि इसने शाही फरमान दिया था 1717 ईस्वी में, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब एक डॉक्टर हैमिल्टन, अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने इसकी बहुत पुरानी बीमारी का इलाज कर दिया, इसने खुश होकर एक शाही फरमान दे दिया जिसे अंग्रेज़ों ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। ठीक, उसकी चर्चा करेंगे। तो फारूक शीर के बारे में आपको समझ में आ गया कि भैया अपने चाचा की हत्या करवा के और सैयद बंधुओं की हेल्प लेकर शासक बना। तो सैयद बंधुओं को गिफ्ट तो देना बनता ही है। तो इसमें सैयद बंधुओं के एक भाई अब्दुल्ला खां जो था, ये अब्दुल्ला खां, इसको क्या किया, इसने वजीर बना दिया। और हुसैन अली खां को भी एक बहुत बड़ा पद दे दिया जिसे मीर बख्शी कहा जाता था, हुसैन अली को। तो अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां को बहुत बड़े बड़े पद इसने दे दिए। इसके अलावा जो जुल्फ़िकार था, जो जहांदर शाह के टाइम पीरियड पर वजीर था, पूरा साम्राज्य संभालता था, उसकी हत्या करवा दी है फारूक शीर ने। इसके अलावा जयसिंह
औरंगजेब के टाइम पीरियड पर इसका नाम आपने सुना होगा, जयसिंह, जिन्होंने पुरंदर की संधि करने के लिए मजबूर कर दिया था छत्रपति शिवाजी को। ये मुग़लों से नाराज चल रहे थे। इनको खुश करने के लिए फारुखशियर ने इनको सवाई की उपाधि दी। किसकी उपाधि? सवाई। आपने कई राजस्थान में राजपूत शासकों के बारे में पढ़ा होगा या नाम सुने होंगे, सवाई माधो, सवाई राजपूत शासक, सवाई आगे टाइटल लगाते थे। तो जयसिंह को सवाई की उपाधि फारुखशियर ने दी। इसके अलावा जोधपुर के एक शासक थे, जोधपुर के एक राजपूत शासक थे अजीत सिंह, उनकी बेटी के साथ फारुखशियर ने शादी कर ली थी। ठीक। इसके अलावा 1716 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर, बहुत इम्पोर्टेंट ये हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। तो बंदा सिंह बहादुर ने, आप जानते हैं कि जो सिख धर्म के 10वें गुरु, उनको अपना गुरु माना हुआ था। तो बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई फारुखशियर के टाइम पीरियड पर। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं ये सभी। और 1717 ईस्वी में 1717 में अंग्रेज़ों को शाही फरमान, व्यापार से संबंधित शाही फरमान देने का काम फारुखशियर ने किया, जिसमें मात्र 3000 रुपये अंग्रेज़ देंगे सालाना, उनको पूरे बंगाल वाला इलाका, बंगाल में कह रहा हूँ तो मतलब ये समझ लीजिए कि आज का वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार का क्षेत्र, ये दे दिए यहाँ पर कर मुक्त व्यापार करने के लिए, बिना टैक्स दिए व्यापार। बस 3000 रुपये दो, जितना मर्जी व्यापार करो। पास बनाने का अधिकार दे दिया था, दस्तक बनाने का अधिकार दे दिया। इसके अलावा जो बम्बई में इनकी टकसाल थी, जहाँ पर ये सिक्के बनाते थे अंग्रेज़, वो सिक्के अब मुग़ल जहाँ पर साम्राज्य है वहाँ भी चलेंगे। बहुत बड़े बड़े फरमान दे दिए, जिसका अंग्रेज़ों ने बहुत मिसयूज़ किया। अब इसी के टाइम पीरियड पर फारुखशियर धीरे धीरे सैयद बंधुओं के साथ ईर्ष्या करने लग गया। जो है रिलेशन बिगड़ गए। सैयद बंधुओं ने ही फारुखशियर को गद्दी पर बैठाया था और सैयद बंधुओं ने ही इसको गद्दी से हटा भी दिया था। तो सैयद बंधुओं में एक भाई है ना, हुसैन अली खां, ये हुसैन अली खां, इन्होंने 1719 ईस्वी में, उस समय पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, इनसे सहायता ली और इनसे सैनिक लिए और अटैक कर दिया फारुखशियर पर। फारुखशियर को पद से हटा भी दिया और अंधा कर दिया, और 10 दिन बाद फारुखशियर की मृत्यु हो जाती है। ये पहला मामला है मुग़ल साम्राज्य में कि किसी उसी के अधिकारी ने शासक को मार दिया। तो ये पहला मामला है। ठीक। तो ये फारुखशियर के बारे में सिंपल चीज़ें पढ़नी है, आसान है, आपको याद हो जाएगा। इसके बाद बच्चों रफ़ी उद्दरात आता है। ये मुग़ल शासक रफ़ी उस शान का पुत्र था, रफ़ी उस शान का ये पुत्र था। रफ़ी उस शान के बारे में आपने सुना होगा, अभी मैंने बताया भी था आपको, रफ़ी उस शान के बारे में बताया था। बहादुर शाह प्रथम का ही बेटा था। देखिए, रफ़ी उस शान बहादुर शाह का बेटा था। तो अब रफ़ी उद्दरात जब गद्दी पर बैठता है तो ये क्या है? ये रफ़ी उस शान का ही बेटा गद्दी पर बैठता है। हालांकि इसके बारे में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको याद करनी हो, बस ये याद कर लीजिए सबसे कम टाइम पीरियड पर गद्दी पर जो बैठा था मुग़ल शासक, वो रफ़ी उद्दरात ही है। कुछ महीनों के लिए बैठा था और इसकी बाद में टीबी से मृत्यु हो गई थी। टीबी, क्षय रोग हो गया था, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आता है रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। इतना रंगीला होता है, रंगीला इसलिए कहते हैं कि ये काम ही बड़े रंगीले करता था। ठीक है, काम ही रंगीला करता था, बहुत ही विलासी था, मतलब अय्यास किस्म का था, पूरा रंगीला टाइप का था। दारू शराब लड़कियों में ही लिप्त रहता था। 1719 ईस्वी में निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। बच्चों, इसके टाइम पीरियड पर निजामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं की हत्या कर दी, जो किंग मेकर के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने फारुखशियर को गद्दी पर बैठाया भी, उसको उतारा भी, उसकी हत्या निजामुल मुल्क ने कर दी है। और इसी के टाइम पीरियड पर बहुत बड़ा आक्रमण होता है दिल्ली पर। दिल्ली पर आक्रमण होता है ईरान का नेपोलियन कहा जाने वाला नादिर शाह का। नादिर शाह ने 1739 में आकर यहाँ हंगामा ही मचा दिया था। इतना तबाही मचाई थी, इतना तबाही मचाई थी कि यही टाइम पीरियड माना जाता है कि भैया नादिर शाह ने मुग़ल साम्राज्य की जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो भी तोड़ दी। ठीक है, 1739 में दिल्ली पर नादिर शाह का अटैक हुआ था। रंगीला के टाइम पीरियड पर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि आज की डेट में 70 करोड़ रुपया जितना होता है ना, उतना ये धनराशि लूट कर ले गया था। इसके अलावा मयूर सिंहासन, जो शाहजहाँ का मयूर सिंहासन था जिस पर वो बैठता था,
उसको भी ले गया था, और कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले गया था। और अवध राजपूताना क्षेत्र, बंगाल, बिहार और उड़ीसा भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं रंगीला के टाइम पीरियड पर, क्योंकि नादिर शाह की अटैक के कारण सब पूरा मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया। तो इनके जो सामंत थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद आलमगीर द्वितीय आता है 1754 से 1758। इसके बारे में कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसके टाइम पीरियड पर 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया था। प्लासी का युद्ध हो गया था बंगाल के नवाबों और अंग्रेज़ों के बीच में। आप जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव और सिराजदौला के बीच में, तो इसी कारण से आपको ये पढ़ना पड़ रहा है। इसके बाद शाह आलम द्वितीय आता है बच्चों। इसके बारे में भी यही पढ़ना है, क्योंकि इसके टाइम पीरियड पर 1759 से 1806 ईस्वी तक के बीच में 2 युद्ध हुए थे महत्वपूर्ण। पानीपत की तीसरी लड़ाई अफ़गानों और पेशवाओं के बीच में हुई थी, या कहा जाए मराठा के बीच में हुई थी। आगे पढ़ेंगे 1761 में, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अफ़गानों की जीत हो गई थी। अभी आगे आएगा पेशवा साम्राज्य या मराठा साम्राज्य, तो मैं बताऊंगा। और बक्सर का युद्ध 1764 में भी इसी के टाइम पीरियड पर हुआ था। उस समय मुग़ल शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था, और शाह आलम द्वितीय ने भी पार्टिसिपेट किया था बक्सर के युद्ध में। ठीक, उसके बाद आपको याद होगा इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई थी। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। इसके टाइम पीरियड पर आपको बस 2 ही बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। पहला कि इसके टाइम पीरियड पर 1835 में मुग़लों के सिक्के बंद हो गए थे। मुग़लों के सिक्कों की जो वैल्यू थी वो ख़त्म हो गई थी। ठीक, और इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर लंदन भेजा था, और वहीं पर राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? कौन से मुग़ल शासक ने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। ठीक, इसके टाइम पीरियड पर साम्राज्य इतना छोटा हो गया था कि जो दिल्ली का लाल किला है उसी तक इनका साम्राज्य सीमित रह गया था। बस वही लाल किला ही समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद आखिरी शासक आता है बच्चों बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। 1857 की क्रांति में पार्टिसिपेट किया था बहादुर शाह द्वितीय ने भी। ये अंतिम मुग़ल शासक था। ठीक है भैया, यह जफ़र उपनाम से शायरी लिखा करता था। बहादुर शाह द्वितीय जो है ना, शायरी लिखा करता था, लेकिन अपना नाम उसमें बहादुर शाह नहीं लिखता था, शीर्षक के रूप में जफ़र लिखता था। इसलिए कहीं कहीं आपको बहादुर शाह जफ़र इसका नाम दिख जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया और मुग़ल साम्राज्य एक तरीके से समाप्त कर दिया गया। ठीक, और इसको बाद में पेंशन दी जाने लग गई। और कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। म्यांमार में जो है रंगून, वहाँ भेज दिया गया। ठीक है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जब 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया था, उसमें घोषणा की गई थी मुग़ल साम्राज्य को समाप्त किया जाता है। ये ऑफिशियली औपचारिक रूप से तब किया गया। हालांकि 1857 में ही इसका बोरिया बिस्तरा बांध दिया था। ठीक, लाल किले के पास एक महल है, हीरा महल, इसी ने बनवाया था। और रंगून में इसकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो जाती है। ये बहुत अच्छा एक गज़ल लेखक था। इसने एक गज़ल लिखी है, आप समझिए क्या लिखा है। ना किसी की आँख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ। बिल्कुल सही बताया था इसने अपने बारे में। मुग़ल साम्राज्य में बुझता हुआ चिराग ही तो था बच्चों बहादुर शाह द्वितीय। तो ये है शासक आपके जो औरंगजेब के बाद आए थे। तो क्लास नोट श्री एजुकेशन एप्लीकेशन से ले लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।